एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमें महाभारत से मिलता है, जहाँ इतिहास में श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे युग पुरुषों के कदम पड़े थे, जिसे धरती का अगला वृंदावन भी कहा जाता था। यह शहर एक समय मौर्य और गुप्त काल के स्वर्णिम भारत की आधारशिला हुआ करती थी और जिसकी गिनती एक समय धरती की सबसे पवित्र जगहों में की जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, यह शहर इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। आज लोग इसके पोरल हिस्ट्री को भुला चुके हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में रूपनारायण नदी के किनारे बसे तमलुक की, जिसे प्राचीन समय में तम्रालिप्त भी कहा जाता था। हमारी यह कहानी शुरू होती है 1880 के दशक में, जब गौरादास बायक नाम के एक बंगाली स्कॉलर इस एरिया में एक्सक बसस करने आए थे। इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो दिखाते थे कि प्राचीन समय में यह जगह भारत में व्यापार और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। गौरादास बायक स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बीके जनरल ने अपने एक्सकेवेशंस की डिटेल रिपोर्ट जारी करते हैं, जो तमलुक के इतिहास पर रोशनी डालती थी। लेकिन SSI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो उस समय तक अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, उन्होंने इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। पर वो कहते हैं ना, सच को दबाया तो जा सकता है लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। साल 1920 के दशक में तमलुक के अंदर एक्सकेवेशन शुरू हुई और 1954 में यहाँ से रोमन वसल्स और ग्रेको रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि इतिहास में एक समय यह जगह एक इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करती थी। इसके बाद जब हिस्टोरियंस ने इतिहास के पन्नों में इस शहर की खोज की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर का इतिहास उतना ही पुराना था जितना कि पाटलिपुत्र का था, और यह इतिहास में उतना ही सिग्निफिकेंस रखती थी जितना कि द्वारका का हुआ करता था। महाभारत के भीष्म पर्व में जब संजय धृतराष्ट्र भारत के सबसे पवित्र राज्यों और नदियों के बारे में बता रहे थे, तब वो एक नाम तम्रालिप्त का भी लेते हैं। वेंसा और रिलीजियस राइटिंग्स में तो इसे अगला वृंदावन भी कहा गया है, जहाँ इसके कल्प में श्री कृष्ण रासलीला करते नजर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब कलयुग के अंत के बाद एक बार फिर यूनिवर्स का क्रिएशन होगा और श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म लेंगे, तब उस नए यूनिवर्स में वृंदावन की जगह तम्रालिप्त लेगा। वैसे आपको बता दूं कि तम्रालिप्त इस शहर के नाम का श्री कृष्ण से गहरा कनेक्शन है। एक कहानी के अनुसार जब श्री कृष्ण यहाँ गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, तब इसे देखकर सूर्य देवता शर्मा जाते हैं और उनका चेहरा कॉपर यानी कि तमर के कलर का हो जाता है, जिसके बाद इस शहर का नाम तम्रालिप्त पड़ता है। अब प्राचीन कहानियों से बाहर निकलकर देखें तो तमलुक में घाटशिला नाम के माइंस भी मौजूद हैं, जो कि पिछले 2500 से ज्यादा सालों से कॉपर को प्रोड्यूस कर रही हैं। तमलुक में वर्ग भीमा नाम का एक मंदिर भी है, जो देवी काली को समर्पित है। कहते हैं कि इस मंदिर को 5 पांडवों में से एक भीम ने बनवाया था। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु देवी सती की पवित्र शरीर के टुकड़े करते हैं, तब देवी सती के लेफ्ट फीट की स्मॉल फिंगर यहीं गिरी थी और तभी से इस मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक का दर्जा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर हर साल फरवरी और मार्च के दौरान भीम मेला का भी आयोजन होता है। रूपनारायण नदी जो आज हुगली रिवर में गिरती है, कहते हैं कि एक समय इसका कनेक्शन डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से हुआ करता था, जिसके कारण यह मेजर एक्सेस पोर्ट होता था। और यही नहीं बल्कि सिल्क, कॉटन के कपड़े, इंडिगो और मिट्टी के बर्तन, ये सब तम्रालिप्त से दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजे जाते थे। चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र में भी कई बार हमें तम्रालिप्त नाम के शहर का जिक्र मिलता है, जहाँ से समुद्री व्यापार हुआ करता था। दीपावंसा जो श्रीलंका का सबसे पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसमें भी तम्रालिप्त को एक इम्पोर्टेंट एस्टेटाइट है कि दमालिप्त नाम के एक पोर्ट से यवान यानी ग्रीस के साथ ट्रेड किया जाता था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह दमालिप्त असल में तम्रालिप्त ही है। आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर टोलमी ने भी अपने राइटिंग्स में तम्रालिप्त शहर का जिक्र किया है। अब फेमस रोमन ऑथर लिनी के लिटरेचर में भी तम्रालिप्त को टेल केटे नाम दिया गया है। अब कहते हैं कि सम्राट अशोका ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से तम्रालिप्त तक एक स्टोन रोड बनवाया था, जिससे कि कॉपर और दूसरे एक्सपोर्ट आइटम्स का ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके। जैन शास्त्रों में तम्रालिप्त को वांगा साम्राज्य का भी राजधानी बताया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि वांगा एक प्राचीन राजधानी हुआ करती थी और आज के बंगाल का नाम भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है।
अब सम्राट अशोक के समय में ताम्रलिप्त ने सिर्फ एक पोर्ट की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि दुनिया भर में बुद्धिज्म को फैलाने का एक दरवाजा भी बना, जहाँ से बुद्धिज्म श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और सुदूर ईस्ट एशिया में फैल पाया। सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा ताम्रलिप्त के थ्रू ही सीलन और स्वर्ण भूमि तक बोधि वृक्ष के बीज और बुद्धिज्म की पवित्र किताबें लेकर गए थे। आपको बता दूं कि सीलन आज के श्रीलंका को कहते हैं और स्वर्ण भूमि असल में थाईलैंड है। साथ ही साथ बोधि वृक्ष जो पवित्र पेड़ था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। श्रीलंका में एक ग्रंथ महावमसा में लिखा हुआ है कि बोधि वृक्ष की सीड्स को पाटलिपुत्र से सीलन पहुंचाने में टोटल 14 दिनों का समय लगा था, जिसमें से 7 दिन इसे ताम्रलिप्त के समुद्र के जरिए सीलन तक लाने में लगे थे। बुद्धिज्म के जातका कथाओं में भी ताम्रलिप्त को एक इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में मेंशन किया गया है, जहां से बुद्धिस्ट मिशनरीज साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे। अर्ली 5th सेंचुरी में भारत आए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क का हियन के अनुसार ताम्रलिप्त में 20 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हुआ करती थी। और दोस्तों, तालम के पास मोगलमरी नाम के एक विलेज में हुई एग्जीबिशन के दौरान बुद्धिस्ट हॉर्स की प्रेजेंस के एविडेंस मिले थे, जो कि फाहियंस के अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी पर मोहर लगाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ताम्रलिप्त बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के किनारे हुआ करता था, लेकिन जब मिड 7th सेंचुरी में ह्वेनसांग भारत आए तब उनके अकाउंट्स के अनुसार ताम्रलिप्त एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगभग 250 मील दूर स्थित था। अब इस दौरान ताम्रलिप्त के साथ क्या हुआ था, इसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके इम्पोर्टेंस से जुड़े फर्दर अकाउंट्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता साम्राज्य के दौरान ताम्रलिप्त का सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब यहाँ से ट्रेड सिर्फ साइलो या फिर साउथ ईस्ट एशिया तक ही नहीं था, बल्कि अरेबिया, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन तक होने लगा था। अब 6th सेंचुरी के एक इक्वाइनॉक्स मौसम भी और तक्षशिला, यह सभी ताम्रलिप्त के रोड नेटवर्क के थ्रू वेल कनेक्टेड हुआ करती थी। नाउ आई एम श्योर कि अभी मैंने जितने भी नाम लिए, हर शहर के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर ही सुना होगा, पर ताम्रलिप्त के बारे में शायद ही आपको कभी खबर हुई होगी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों इंडियन हिस्ट्री में ताम्रलिप्त शहर का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो गया और लोगों ने उसे भुला दिया? और आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि आज तक आप और मैं इसके समृद्धशाली इतिहास से बेखबर थे? तो दोस्तों देखो, ऐसा माना जाता है कि साल 467 एडी में जब गुप्ता किंग स्कंद गुप्ता की मौत हुई, उसके बाद गुप्ता साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। ये छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड होने लगे, जिनके बीच कांस्टेंट वार हुआ करते थे, और इस सिचुएशन में ट्रेड कर पाना आसान नहीं था, जिससे ताम्रलिप्त में होने वाले एक्सपोर्ट पर असर पड़ने लगा। लगभग इसी दौरान शायद कोई खतरनाक सूखा पड़ गया होगा, जिसके कारण रूपनारायण नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। पहले जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरा करती थी, वहीं अब यह ईस्ट की तरफ मुड़कर हुगली नदी में मिल गई। और इस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में ताम्रलिप्त का इम्पोर्टेंस एज अ पोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और इसे पूरी तरह से भुला दिया गया। रही सही कसर भारत पर हुई फॉरेन इन्वेजन्स ने पूरी कर दी थी, जहां पहले मुस्लिम रूलिंग हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए थे। यह गौरादास बाइसेक के अनवेरिएबल एफर्ट्स थे, जिसमें इस प्राचीन शहर को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाया। वैसे भारत में ऐसे कई प्राचीन शहर हैं जिन्हें मॉडर्न टाइम में पूरी तरह से भुला दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी भी ग्लोरी स्टोरीज आपको ऐसे ही सुनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली उन पर भी वीडियोस लेकर आऊंगा।